कुल मिलाकर आज मैं 3 विषय की प्रस्तुति करने वाला हूँ। जैसे कि संतुलन पत्रिकाओं का व्यापक सूक्ष्म अभ्यास करने के बाद वासना निर्धारण कैसे किया जा सकता है। यानी किसी एक कृति की कितनी शाखाएँ हैं, कितनी शाखाओं में एक ग्रंथ प्रवाहित हुआ है, उसका निश्चय कैसे किया जाए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा चरण जो है वो एमेंडेशन का है। यानी पांडुलिपियों में उपलब्ध हो रही अशुद्धियां एवं त्रुटितांश उनकी पाठ सुधारणा कैसे की जाए तथा च समीक्षित पाठ संपादन कैसे किया जाए। तो कुल मिलाकर इन 3 विषयों पर आज मैं मेरी बात को रख रहा हूं। तो जैसा कि हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं, उस तरह से समग्र पाठालोचना का लोअर क्रिटिसिज्म एवं हायर क्रिटिसिज्म इन 2 भागों में विभाजन किया गया है। और लोअर क्रिटिसिज्म यानी निम्न स्तरीय अथवा प्राथमिक पाठालोचना जिसको कहे, उसके अंतर्गत 3 चरण में कार्य होता है। जैसे कि ह्यूरिस्टिक्स यानी अनुसंधान का कार्य, जिसके विषय में कल व्याख्यान हो चुका है। आज रिसेंशन एंड एमेंडेशन, इन 2 चरणों की जो प्रविधि है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। संशोधन एवं संस्करण यानी पाठ सुधारणा, और तत्पश्चात अंततोगत्वा ये सारे जो 3 चरण के कार्य है वो किसके लिए हमने किए हैं। तो समीक्षित पाठ का हमें संपादन करना है, क्रिटिकल एडिशन तैयार करनी है, और उसके बाद जो चतुर्थ चरण अवशिष्ट रहता है पाठालोचना का, वह है उच्च स्तरीय पाठालोचना यानी हायर क्रिटिसिज्म। इसमें पांडुलिपियों के साक्ष्य से बाहर जाकर पाठ की हमें आलोचना करनी है, परीक्षा करनी है। यानी कि जो लोअर क्रिटिसिज्म के नाम से पांडुलिपियों की प्राथमिक पाठालोचना की जाती है, वो केवल पांडुलिपियों पर निर्भर है, पांडुलिपियों पर आश्रित है। और जो उच्च स्तरीय पाठालोचना है वह पांडुलिपियों के साक्ष्य से बाहर जाकर कुछ नए तर्क के आधार पर, कुछ नई सामग्री के आधार पर आपको जो समीक्षित पाठ संपादित किया है उसकी भी आलोचना करनी है। तो यह चौथे चरण पर होने वाला कार्य वो बाह्य साक्ष्य एवं आंतरिक संभावनाओं के समर्थन पर आश्रित रहता है। क्रमशः इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। तो द्वितीय सोपान यानी शाखाभेद, रिसेंशन निर्णय का लक्ष्य। तो पाठ समीक्षा के द्वितीय सोपान की इति कर्तव्यताएं क्या है, हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो संतुलन पत्रिका के आधार पर पांडुलिपियों का वंशवृक्ष हमें बनाना होगा। पीडिग्री कहो या जीनियोलॉजिकल ट्री कहो। तद अंतर्गत पाठ परंपरा की शाखाओं यानी वाचनाओं का निर्धारण हमें करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट रिसेंशंस, और तृतीय पायदान पर मूलादर्श प्रति यानी प्रथम प्रतिलिपि के पाठ का हमें अनुमान करना है, निर्धारण करना है। क्योंकि जिस तरह से मूल ग्रंथकार का स्वहस्तलेख कालग्रस्त हो गया है, उसी तरह से ग्रंथकार के स्वहस्तलेख से बनाई गई प्रथम प्रतिलिपि, प्रथम पांडुलिपि, ये तो कालग्रस्त हो गई है। तो उनमें लिखा हुआ पाठ वो भी हमारे लिए अनुमान गम्य है, यानी रिस्टोरेशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द आर्चिटाइप। इस तरह से ये द्वितीय सोपान की जो पाठालोचना है, इसमें 3 तरह के कार्य करना है। वंशवृक्ष बनाना, वाचनाओं का निर्धारण करना, और उसके आधार पर मूलादर्श प्रति यानी आर्चिटाइप का पाठ क्या रहा होगा उसका हमें अनुमान करना है।
कल वैसे रघुवंश के एक श्लोक को लेकर, मंद कवि यश प्रार्थी वाले श्लोक को लेकर हमने संतुलन पत्रिका का स्वरूप आपको बताया था। आज प्रस्तुत चर्चा में उपकारक हो, इसीलिए मेघदूत का एक श्लोक लेकर उसकी एक संतुलन पत्रिका का स्वरूप आपके सामने रखा है। उत्तर दिग में यक्ष बता रहा है, एतस्मान् मां कुशलिनम् अभिज्ञानदानाद् विदित्वा मा कौलीनाद् असितनयने मय्य विश्वासिनी भूः। स्नेहान् आहुः किमपि हृदये किमपि विरहे द्वंसिनस्ते त्वभोगाद् इष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशि भवन्ति। यक्ष अपनी यक्षिणी को ये संदेश भेज रहा है कि मैंने इस प्रस्तुत श्लोक के पहले अगले वाले श्लोक में कुछ अभिज्ञान प्रस्तुत किया है कि कैसे एक दिन हम साथ में सोए थे और तुम दुस्वप्न से आक्रांत हो उठी थी, रोने लगी थी। तो ये पति पत्नी की एक आपसी, एक निजी बात अगले वाले श्लोक में कह दी है। उसके आधार पर यक्ष कहता है, एतस्मात् अभिज्ञानदानात् माम कुशलिनम विदित्वा, मैंने जो अभी अभिज्ञान दिया कि मैं ही तेरा पति तुझे ये संदेश भेज रहा हूं, उससे आप समझ जाना सबसे पहले कि मैं कुशल हूं। और हे असित नयने, हे काले नयन वाली मेरी प्रिया, मां कौलीनाथ मई अविश्वासिनी भूहु, लोग कानाफूसी करके तेरे कानों में मेरे विरुद्ध में बहुत कुछ बोल जाएंगे और तुझे मेरे में से विश्वास उठ जाएगा। तो मेरे प्रति तेरा विश्वास मत डिगाना, तेरा विश्वास बनाए रखना कि मैं तेरा ही हूं और तेरे पास वापस आने ही वाला हूं। स्नेहान आहुहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्तेत्व अभोगा। स्नेह ऐसा होता है, स्नेह शब्द का एक अर्थ तेल, चिकनापन भी होता है। तो जो चिकना पदार्थ होता है वहां से स्खलन होना स्वाभाविक है। तो स्नेहान आहुहु किमपि विरहे, विरह की अवस्था में स्नेह फिसलने वाला होता है, उसका ध्वंस हो सकता है। किंतु ये तो दूसरों का मत है। केपी एवं आहुहु, आहुहु क्रियापद की ओर ध्यान देना है। स्नेहान आहु, कतिपय लोग ऐसा कहते हैं कि स्नेह विरह में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, कहीं दूसरी कन्या में आसक्त भी हो सकता है मनुष्य। लेकिन मेरे मत से ये बात सही नहीं है। ये स्नेह जिसका हमने भोग नहीं किया है, ये स्नेहा अभोगाद, अभोग के कारण, इष्टे वस्तुनि उपचित रसाः प्रेम राशि भवन्ति, मेरे मत से तो वही स्नेह कालक्रम से प्रेम राशि में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां पर अनुराग की विभिन्न अवस्थाएं को ध्यान में रखते हुए कालिदास ने दो अलग शब्द रखे हैं। स्नेह का प्रेम के अंदर पर्यवसान होता है, प्रेम की भूमिका वो अगली पराकाष्ठा की अवस्था होती है। तो प्रेम राशि भवंती, इतने दिन हम नहीं मिले हैं तो वो प्रेम बढ़ने वाला है। लेकिन इस श्लोक में आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 4 स्थान मैंने दिखाए हैं, असित नयने, विरहे ध्वंसिनः, अभोगाद और इष्टे। इन 4 स्थानों पर अनेक पाठभेद हैं एक ही श्लोक में। तो मान लीजिए कि संतुलन पत्रिका पर हमने ये रखा है कि भी D1 यानी देवनागरी की पहली पांडुलिपि में ऐसे ऐसे पाठ है, असित नयना स्वीकारा है, विरहे ध्वंसिनः रखा है और इष्टे के स्थान पर दृष्टि वहां मिला है। शारदा की पांडुलिपि में, जिसको हमने सांकेतिक नाम दिया है एस, वहां चकित नयने, चंचल नेत्र वाली, बावरे नयन वाली, ऐसा एक शब्द है। अब काले नयन वाली नहीं है, बावरे नयन वाली। विरहे भ्रंशिनः, विरह में भ्रंश, गिर जाने वाला स्नेह, ऐसा एक पाठभेद है। उसी तरह से आप देखेंगे तो बंगाली की पहली पांडुलिपि में
चकित नयने है, उसी तरह का बंगाली 2 में भी चकित नयने ही मिलता है। जी यानी ग्रंथलिपि में चकित नयने है, विरह ध्वंसी वहां सामासिक रचना है। और इस तरह से आप देखेंगे तो गौर करके देखेंगे, परीक्षा करके देखेंगे तो उसमें आपको 3 तरह के जूथ मिल सकते हैं। D1, D2 और मलयालम मैन्युस्क्रिप्ट में एक समान पाठ भेद है। और दूसरा ग्रुप है शारदा और 2 बंगाली पांडुलिपियों का। और जो ग्रंथ लिपि वाला पाठ है वो मिक्सचर है। उसमें क्योंकि D2 का विरह ध्वंसिनः डी पाठ लिया गया है और एस और शारदा एवं बंगाली का चकित नयना वाला पाठ भी लिया है। यानी वो कभी-कभी देवनागरी से पाठ ग्रहण करता है, तो कभी-कभी वो शारदा और बंगाली का पाठ भी ग्रहण करता है। यानी सम्मिश्रित पाठ वाली रचना ग्रंथ पांडुलिपि में प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमको संतुलन पत्रिका के आधार पर पाठांतरों के साम्य वैषम्य को ध्यान में लेते हुए एक पांडुलिपियों का आनुवंशिक संबंध ढूंढना है, जिसके आधार पर पूर्वज प्रति कौन होगी, अनुज कौन होगी, वंशज प्रति कौन होगी, कैसे वंश वृक्ष बन पाएगा। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। नाउ व्हाट इज द गोल ऑफ रिसेंशन? वासना निर्धारण करने का कारण क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है? द चीफ टास्क in dealing with several manuscripts of the same work is to investigate their mutual relations. कार्य है, अनेक पांडुलिपि लेकर हम बैठे हैं, किसी एक ही ग्रंथ की, किसी एक ही काव्य की अनेक पांडुलिपियां लेकर बैठे हैं, तो उनमें से सबसे पहले हमें टू इन्वेस्टिगेट देयर म्यूचुअल रिलेशंस, उन पांडुलिपियों का पारस्परिक आंतरिक आंतरिक संबंध क्या है, आनुवंशिक संबंध क्या है, वो हमें उसकी खोज करनी है, उसकी गवेषणा करनी है। Especially in the matter of mistakes in which they agree. हम इसका मिलान कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि अशुद्धि के बारे में जहां जहां समानता है उनका एक ग्रुप बनेगा, क्योंकि उनकी आदर्श प्रति एक कॉमन रही होगी, जिसमें से एक समान अशुद्धि या समान खंडित अंश चले आ रहे हैं। एंड टू कंस्ट्रक्ट ए जीनियोलॉजिकल टेबल, जिसके आधार पर हम वंश वृक्ष बना पाएंगे। टू एस्टैब्लिश द टेक्स्ट ऑफ द आर्चिटाइप, जिसके कारण हम अंततोगत्वा मूलादर्श प्रति यानी प्रथम प्रतिलिपि का पाठ निर्धारित कर पाएंगे। और ओरिजिनल फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, जिसमें से ये सारा पाठ परंपराओं का पूरा संसार निकल आया है, उस मूल पाठ, ओरिजिनल पाठ को हम निश्चित कर पाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग हमको द न्यू यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया से प्राप्त होती है। इस वासना निर्धारण का अभी तक का जो परामर्श हमारे छपी किताबों में प्राप्त होता है, उसमें मेरे अनुभव के आधार पर मैंने वंश वृक्ष एक नहीं 2 प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार के वंश वृक्षों का हमें अनुमान करना चाहिए। ये मेरी नई सोच के अनुसार ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी तक जो भी टेक्सुअल क्रिटिसिज्म की चर्चा करने वाले पुस्तक या ग्रंथ हमारे सामने आए हैं, उसमें पांडुलिपियों का वंश वृक्ष बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें प्राप्त की गई यानी इकट्ठी की गई हस्तलिखित प्रतियों का परस्पर आनुवंशिक संबंध व्यक्त करने वाला वंश वृक्ष सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए हमें लिपिकारों के स्खलन एवं त्रुटितांशों का साम्य वैषम्य तथा प्रतियों का लेखन काल ध्यान में लेना है। इस तरह से इन मानक बिंदुओं से यानी लिपिकारों के हाथ से जो अशुद्धियां दाखिल हुई है, समान अशुद्धि समान मूल स्रोत की कल्पना करवाता है।
समान खंडितांश, समान त्रुटितांश, उनका भी मूल आदर्श पांडुलिपि वाला पाठ एक कॉमन रहा होगा। पूर्वज पाठ में भी खंडित अंश रहे होंगे। तो इस तरह से हम जो कॉमननेस इन एरर्स एंड लेकुनाज है, उसके आधार पर हम पूर्व पूर्व उनकी पूर्वज प्रतियों के पाठों का अनुमान कर सकते हैं और पारस्परिक संबंध ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये बात भी इतनी ही सही है कि पाठ परंपरा का भी एक वंश वृक्ष होता है, जिसमें प्राप्त की गई यानी इकट्ठी की गई पांडुलिपियों में संचरित हुए पाठ के निरूप्यमान विषय का साम्य वैषम्य देखा जाता है। देखिए, अब अशुद्धियां और खंडितांश का मिलान नहीं करना है। जो प्रतिपाद्य विषय होता है, निरूप्यमान विषय जो होता है, नाटक है तो कोई प्रसंग होगा, उसमें कोई घटना चक्र होगा, उस निरूप्यमान विषय का साम्य वैषम्य देखना है कि बंगाल की और पूर्व भारत की पांडुलिपि में कौन सा प्रसंग है या नहीं, कौन सा आख्यान उपाख्यान है या नहीं, पश्चिम की पांडुलिपि में कौन सा आख्यान उपाख्यान है या नहीं। तो निरूप्यमान विषय का साम्य एवं वैषम्य देखा जाता है। इसके आधार पर दो अलग प्रवाहों की, दो अलग शाखाओं की हम कल्पना कर सकते हैं। तो प्रतिपाद्य प्रसंगादि के आधार पर पाठ परंपराएं यानी वाचनाओं की अनुक्रमिकता निश्चित की जा सकती है, जिसको मैं पाठ यात्रा ऐसा नाम दे रहा हूं, जर्नी ऑफ द टेक्स्ट। तो इन वाचनाओं में भी पौर्वापर्य होता है, पहले पीछे का एक संबंध होता है, संदर्भ होता है। तो किस क्रम में पाठ पूरे देश में क्रमशः अंडरलाइन क्रमशः फैलता गया है। तो पाठ की जो यात्रा चलती है किसी एक ग्रंथ की, उसका भी एक वंश वृक्ष हमें सोचना चाहिए। तो एक और है मातृकाओं का वंश वृक्ष यानी पांडुलिपियों का वंश वृक्ष, एवं दूसरी ओर है वाचनाओं का वंश वृक्ष। जब कभी अल्पसंख्यक पांडुलिपियां होती है, तब उनके परस्पर के साम्य एवं वैषम्य के आधार पर सबसे पहले तो उनका समान वंशजत्व सिद्ध किया जाता है। कहां से वो निकली है, किस कॉमन सोर्स से, किस कॉमन पांडुलिपि में से उन सबको बनाई गई होगी, उसको हम खोजते हैं। अतः कालग्रस्त पूर्वज प्रति, जिसको हम उपमूलादर्श प्रति कह सकते हैं, के पाठ का अनुमान हो सकता है। यानी जो समान पाठ या समान विषम पाठ वाली पांडुलिपियों का ग्रुप है, उसकी पूर्वज प्रति का अनुमान जब करते हैं तो वो पूर्वज प्रति को उपमूलादर्श प्रति यहां कही गई है। यहां प्राचीन से प्राचीनतर का अनुमान करना है, यहां अतीत में जाने की हमें कोशिश करनी है, यानी यहां नीचे से ऊपर की ओर जाना है। नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या? तो आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों के आधार पर अतीत का, प्राचीन से प्राचीनतर पाठ का, उपलब्ध पांडुलिपियों से उपमूलादर्श प्रति के पाठ का, पूर्वज प्रति का पाठ क्या रहा होगा, उसका हमें अनुमान करना है। इस अर्थ में ये प्रविधि नीचे से ऊपर की ओर जाने की है, यानी वर्तमान में से अतीत में पीछे हट करके जाना है, जिसके कारण अंततोगत्वा मूलादर्श प्रति का पाठ ढूंढा जा सके। जब वाचनाओं का जो वंश खोजने की बात मैं कर रहा हूं, उसमें ऐसा है कि वाचनाओं का वंश बनाने से मूल कृति की पाठ यात्रा निश्चित हो सकती है, क्योंकि ग्रंथकार किसी एक स्थान पर बैठा होगा और वहां से सारे देश में उस कृति की पांडुलिपियां फैली होगी। तो जर्नी ऑफ द टेक्स्ट किस क्रम में हुई है, यह भी एक खोज का विषय है। यानी विविध वाचनाओं की अनुक्रमिक विकास यात्रा या प्रसार यात्रा निर्धारित की जा सकती है। केवल यहां ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, इसका चित्र स्पष्ट होता है। ऊर्ध्वमूलम यानी ग्रंथकार का स्वहस्तलेख, वहां से चलकर नीचे वाले भाग में सारे देश में उसकी तरह तरह की
विभिन्न प्रादेशिक लिपियों में अनेक पांडुलिपियां किस क्रम में बनती गई है, उसको हमें खोजना है। यहाँ ऊपर से नीचे की यात्रा हमको खोजनी है, यानी कवि के घर से जो पाठ निकला है और आज धीरे धीरे करके मध्यकाल से होकर आधुनिक काल तक ये पांडुलिपियां कैसे हम तक पहुंची है, उस क्रम को हमें खोजना है। सुदूर अतीत में लिखे गए मूल पाठ से शुरू हुई परंपरा का क्रमिक परिवर्तन आदि होते हुए वर्तमान में कितनी शाखाओं में पाठ का फैलावा हुआ है, उसका हमें अनुसंधान करना है। So these are the two types of genealogical table. जैसे कि नमूने के तौर पर मैंने जो थोड़ा सा कार्य किया है, उसमें मैंने ये पाया है कि अभिज्ञान शकुंतला का द्विविध वंश वृक्ष इस तरह के सोचा जा सकता है। जिन 5 शारदा पांडुलिपियों के आधार पर मैंने कश्मीरी अभिज्ञान शकुंतला नाटक का समीक्षित पाठ संपादन तैयार किया है, उसमें आप देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाने की बात कही है। नीचे से ऊपर की ओर आप शरसंधान देख रहे हैं कि श्रीनगर की पांडुलिपि और ऑक्सफोर्ड की 1247 नंबर की पांडुलिपि, उनमें पाठ भेदों का साम्य होने के कारण उनका एक ग्रुप बनता है। ये दोनों यह नाम की कोई पूर्वज प्रतिलिपि में से निकली होगी। दूसरी ओर ऑक्सफोर्ड की 159 और ऑक्सफोर्ड की 88 नंबर की अपूर्ण, इन दो पांडुलिपियों के पाठभेदों का साम्य है, अशुद्धियों का साम्य है, खंडितांशों का वहां साम्य है, अपूर्णता का साम्य है। तो उन दोनों की पूर्वज प्रति के रूप में क्ष नाम की कोई प्रतिलिपि होगी, उसका पाठ हम अनुमित कर सकते हैं। तो ये उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों का पाठ प्राचीन है, तो ये जो अनुमानित क्ष प्रतिलिपि का पाठ होगा वो प्राचीनतर होगा। उससे भी हम आगे जाएंगे तो भुर्जपत्र वाली पांडुलिपि जो जॉर्ज बुलर साहब यहाँ से जर्मनी ले गए थे, बाद में भंडारकर इंस्टीट्यूट में वो पहुंची। एकमात्र नीचे वाली चारों पांडुलिपियां पेपर मैन्युस्क्रिप्ट है, लेकिन शारदा लिपि में है, लेकिन जो उसके ऊपर वाली है 192 नंबर की पांडुलिपि, वो औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी के समय में 16वीं शताब्दी में 1630 के आसपास लिखी गई है। और उसमें जो पाठ संचरित हुआ है वो शारदा लिपि का उद्भव काल 7वीं शताब्दी मानते हैं। तो 7वीं शताब्दी से ये शारदा पाठ परंपरा चल रही है और वो रंगकर्मियों ने बनाई हुई अज्ञात प्रतिलिपियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो उससे भी जब हम पीछे हट करके और अतीत में जाएंगे तो मूलादर्श प्रति का पाठ जो आज कालग्रस्त हो गया है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। और उससे भी आगे वाला जो पाठ होगा वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ कालिदास का स्वहस्तलेख होगा, जो भी हमारे लिए आज कालग्रस्त हो गया है। इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर, यानी वर्तमान समय में प्राप्त हो रही पांडुलिपियों के आधार पर पूर्वज प्रति के पाठ का अनुमान करना, उससे भी आगे वाली पांडुलिपि का अनुमान करना, इस तरह से हमें अतीत में जाना है और हो सके तो कवि के घर जाना है कि कवि ने क्या लिखा होगा। दूसरी ओर जो वर्तमान में उपलब्ध हो रही है सारे भारतवर्ष में इस नाटक की पांडुलिपियां, तो कालिदास का जो पाठ होगा उन्होंने अपने हाथ से जो लिखा होगा वो ब्राह्मी लिपि में होगा, उन्होंने किसी नटमंडली को दिया होगा मंचन के लिए। तो वहां से एक परंपरा शुरू होती है नीचे वाले ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम वाले। तो उसमें एक शारदा पाठ परंपरा बनती है जो संभवतः 3री शताब्दी से निकाली होगी। उसके विशेष कारण है लेकिन विस्तार भय से नहीं बोलूंगा मैं। और एक शारदेतर मैथिली पाठ परंपरा है, एक कश्मीर की ट्रेडिशन, दूसरी है मगध की, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उसका मंचन हुआ था, ऐसा रेफरेंस मिलता है। तो एक शारदा वाचना और दूसरी शारदेतर वाचना है। अब उसी शारदेतर मैथिली वाचना में से बंगाली वाचना निकलती हैं, कालानुक्रम में बाद में आती हैं। और
अब देखिए, जो दाक्षिणात्य पाठ परंपराएं हैं, ग्रंथ, नंदी नागरी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सारी साउथ इंडियन स्क्रिप्ट में जो पांडुलिपियां मुझे मिली हैं, जिसमें दाक्षिणात्य वाचना है, लेकिन उसमें सम्मिश्रण हुआ है। कुछ कुछ पाठांतर ऐसे हैं जो शारदा पाठ में से लिए गए हैं, कुछ कुछ पाठभेद उन्होंने बंगाली में से भी ग्रहण किए हैं, और बंगाली का पाठ चला रहा है मैथिली में से। तो ये दाक्षिणात्य पाठ बंगाली और शारदा से बना है। दूसरी ओर जब देवनागरी का करंट शुरू होता है, तो देवनागरी पांडुलिपियों में दाक्षिणात्य पाठभेद भी हैं, उसमें बंगाली पाठभेद का भी ग्रहण किया गया है, और शारदा पाठ का भी पाठांतर वहां मिल आता है। यानी वो एक तरह से पुरोगामी चारों वाचनाओं के पाठ भेदों को यथेच्छ ग्रहण करके एक बड़ा सम्मिश्रित पाठ प्रस्तुत कर रहा है। तो ये हुआ वाचनाओं का वंश वृक्ष। इस तरह से हमें किसी भी ग्रंथ की दो तरह की वंश वृक्ष की कल्पना करनी होगी, उसका अनुमान करना होगा। अब किन बिंदुओं से वंश वृक्ष की अवधारणा की जा सकती है? तो संतुलन पत्रिकाओं में लिखी पांडुलिपियों के साम्य एवं वैषम्य का इन मानक बिंदुओं से परीक्षण करना चाहिए। तो कुल मिलाकर 4 बिंदु है। एक तो पाठांतरों का, वेरिएंट्स का पर्यालोचन हमें करना है, उसका साम्य वैषम्य, उसका लेखा जोखा करना है। लुप्तांश का साम्य, ओमिशंस, ओमिटेड पोर्शंस, कौन कौन श्लोक कहां कहां पर नहीं है, कौन से शब्द नहीं है। उसी तरह से प्रक्षेपांश, इंटरपोलेशन, उसकी समानता हमें देखनी है, कहां पर कितने कितने अधिक श्लोक मिलते हैं। और चौथा है श्लोकादि में क्रम परिवर्तन, डिसऑर्डर इन वर्सेस एंड पैराग्राफ्स। इसके आधार पर भी हम पांडुलिपियों का आनुवंशिक संबंध ढूंढ सकते हैं, पूर्वज प्रतियों का अनुमान कर सकते हैं, और कौन पितामह का पाठ होगा, पितामह से पिता, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, पौत्र से प्रपौत्र। इस तरह से हम एक कल्पना करके पांडुलिपियों का वंश वृक्ष बना सकते हैं। तो वंश वृक्ष बनाने के लिए 4 पॉइंट बहुत हमें ध्यान में रखना है, उसका विनियोग करना है। जैसे कि एक मॉडल के तौर पर मूलादर्श प्रति के पाठ की पुनः प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो यहाँ नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया की जो बात कही है, तो प्राप्त यानी इकट्ठी की गई पांडुलिपि के आधार पर और कैसे जाया जा सकता है। तो देखिए इस चित्र के अंदर थ थ द ध च छ ज ट ठ ये प्राप्त हो रही पांडुलिपियां हैं। पत्रिका के आधार पर हम ऐसा अनुमान करते हैं, ऐसा हमारा अभ्यास कहता है कि त थ द ध में बहुत सारे समान पाठ हैं, साम्य बनता है, और समान पाठों में से निकला होगा पूर्वज प्रति रही होगी, जिसको हम उपमूलादर्श यानी सब आर्चिटाइप ऐसा नाम देंगे। उसी तरह से छ ज में पूर्ण साम्य है, डिट्टो कॉपी है, तो उसकी पूर्वज प्रति स रही होगी। एक च भी है, और दूसरी टाइप पर ट ठ में साम्य है प्रायः, तो उनकी पूर्वज प्रति के रूप में शकार, ताल विश्व वाली प्रति का हम अनुमान करेंगे। इन तीनों का जब मिलान करेंगे च स श का, तो ख नामक उपमूलादर्श प्रति का पाठ, कॉमन पाठ हमारे हाथ में आएगा। और जब क एवं ख के समान पाठों को उठाकर हम आगे ले जाएंगे, तो वो ज्ञ का यानी आर्चिटाइप का यानी मूलादर्श प्रति का पाठ बनेगा। इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो यहां समान पाठ्यांशों के संदोहन से जो कॉमन पाठ है उसका संदोहन करके मूलादर्श प्रति के पाठ की ओर हमें आगे जाना है। इस तरह से हमें मूलादर्श प्रति के पाठ का अनुमान हो सकता है।
व्हाट इज मेंट बाय आर्चीटाइप? मूलादर्श प्रति कहने से क्या अभिप्रेत है, क्या कहना चाहते हैं? इस विषय की चर्चा करते हुए प्रोफेसर एस.एम. कत्रे साहब ने अपने इंट्रोडक्शन टू इंडियन टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म नाम के पुस्तक में ये बात लिखी है। द ओरिजिनल मॉडल और प्रोटोटाइप applied to the hypothetical common ancestor of a family or group of manuscripts. एक पूर्वज प्रति, एंसेस्टर यानी पूर्वज हमारे, उनकी पांडुलिपियों का एक ग्रुप पहले बनाएंगे जिसके आधार पर हम उसके पूर्वज का अनुमान कर पाएंगे। पुत्र की शक्ल को देखकर, पुत्र के चेहरे मोहरे देखकर, जैसे हम पिता का मुंह ऐसा होगा ऐसा अनुमान करते हैं, उस तरह से हमें हाइपोथेटिकल कॉमन एंसेस्टर की कल्पना करनी है। Ordinarily, it is applied to any hypothetical common parent codex, जहां से वो निकली होगी। इसी अर्थ में पांडुलिपि को मातृका कहते हैं कि माता से जैसे पुत्री पैदा होती है तो एक पांडुलिपि से जो दूसरी पांडुलिपि बनती है, लेकिन वो माता का स्वरूप हमें कल्पना से प्राप्त करना है। हाइपोथेटिकल कॉमन पेरेंट कॉडेक्स, irrespective of whether it is immediately derived from the autograph or the text before the breaking of its transmission into several strands. अनेक स्रोतों में प्रवाहित विभक्त होने से पहले या मूल स्वहस्तलेख से निकली है, उस बात की और हमारा महत्व नहीं है, उसको हम जोर नहीं देते। हम इतना जरूर अनुमान लेकिन कर पाएंगे कि पूर्वज प्रति का पाठ क्या रहा हो, और इट मे बी ओनली एन इंटरमीडिएटरी हाइपोथेटिकल लिंक, या बीच वाली कोई पूर्वज प्रति हो सकती हैं। जैसे अगले वाले चित्र में हमने जो बताई ना आपको, ये क ख नाम की होगी उपमूलादर्श प्रति, हाइपोथेटिकल लिंक कही जाएगी इन द ट्रांसमिशन आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन टेक्स प्लेस इन द ट्रांसमिशन। द इंटरमीडिएटरी कॉमन एंसेस्टर्स और द सब्सिक्वेंट ट्रांसमिशंस can be called the subarchetype, or you may call it recension. आप उसको उपमूलादर्श प्रति भी कह सकते हैं, उपमूलादर्श प्रति का पाठ कह सकते हैं, या उसको आप रिसेंशन ऐसा नाम भी दे सकते हैं। तो मूलादर्श प्रति का पाठ निर्धारण, उसकी क्या नियमावली है, तो उनमें 5 बिंदु हमें ध्यान में लेना है। वंशज पांडुलिपियों का सामान्य पाठ मूलादर्श प्रति का पाठ होता है। संदोहन पद्धति से जो कॉमन होगा उसको ऊपर उठाएंगे हम, प्राचीन से प्राचीनतर पाठ उसको मानेंगे, और समान प्रवाह की प्रतियों के समान पाठ को, समान प्रवाह की यानी दो जो विभक्त है, तो समान प्रवाह की प्रतियों के समान पाठ को उपमूलादर्श प्रति का पाठ मानना है। उनमें से त का पाठ भिन्न है तो मान लीजिए त थ द ध चारों में प्राय साम्य है, कुछ कुछ स्थान पर अलग भी होगा। तो मान लीजिए कि त नाम की प्रतिलिपि का पाठ भिन्न है, तो उस प्रति को पाठांतर धारक प्रति कही जाएगी, वेरायंट बैरियर मैन्युस्क्रिप्ट कही जाएगी, कुछ अलग पाठ को धारण करने वाली। यहाँ बहुसंख्यक प्रतियों यानी पांडुलिपियों के पाठ का आदर होता है, यानी त थ द ध में से मान लीजिए कि त अलग होती है, तो द ध थ द ध उन 3 का तो जो बहुसंख्यक है उनका कॉमन पाठ, उसको हम पूर्वज प्रति का पाठ मानेंगे, और त का पाठ को पाठांतर धारक के रूप में, पाठांतर के रूप में नीचे ले आएंगे। 2 या 3 उपमूलादर्श प्रतियों का सामान्य पाठ, वो मूलादर्श प्रति का यानी ज्ञ नाम की मूलादर्श प्रति का पाठ रहा होगा। क एवं ख का जो कॉमन पाठ होगा वो ज्ञ का पाठ होगा, ऐसा हमें मानना होगा। 2 उपमूलादर्श प्रति के विषय विभिन्न पाठों में से आंतरिक संभावना वाले पाठांतर का ही समादर करना चाहिए। इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी वाला जो पाठांतर होगा, ये आंतरिक संभावना वाला पाठांतर ये क्या चीज है, वो मैं अभी उदाहरण के माध्यम से दिखाऊंगा आपको। तो 2 उपमूलादर्श प्रति के विभिन्न पाठों में से जहां पर आंतरिक संभावना दिखाई पड़ती है, ऐसे पाठांतर का ही समादर हमें करना चाहिए,
यानी उसको ऊपर उठाना चाहिए। अवेजी यानी हंगामी कहो या कार्य साधक रूप पाठ कहो, वो क्या चीज होती है? यदि दोनों उपमूलादर्श प्रति में समान योग्यता वाले पाठांतर है तो किसी एक को स्टॉप गैप अवेजी के रूप में अधोभाग में तरंग रेखा करके उसको स्वीकारना चाहिए। मान लीजिए कि दो पाठांतर है, दोनों आंतरिक संभावना पूर्ण आपको लगता है, यानी समान योग्यता दिखती है कि दोनों मूलगामी हो सकते हैं। तो जहां दो विभिन्न पाठ वेद में एक समान योग्यता दिखती है, दोनों की इंटरनल प्रोबेबिलिटी एकदम समान लगती है, तो किसी एक को फॉर द टाइम बीइंग कार्य साधक पाठ के रूप में, स्टॉप गैप के रूप में किसी एक को स्वीकार लीजिए और उसके नीचे आप वेव लाइन बना दीजिए, तरंग रेखा बना दीजिए और नीचे फुटनोट में समझ दे दीजिए कि नीचे दिया हुआ पाठ अस्वीकार्य नहीं है, वो भी इक्वल प्रोबेबिलिटी वाला है। दूसरा, आंतरिक संभावना वाले पाठ का ग्रहण किया जाता है। जहां दोनों में से किसी एक में ही आंतरिक संभावना होगी तो उसको हम ग्रहण करेंगे पूर्वज प्रति के पाठ के रूप में। जो केवल अनुलेखनीय संभावना वाला पाठ होगा वो अग्राह्य पाठ होगा। अनुलेखन के दौरान लिपिकार के स्खलन के अनवधान के कारण जो नया पाठ बन जाता है बाय मिस्टेक, उसको हम अग्राह्य रखेंगे और उसको मान्य पाठांतर के रूप में पादटीप में अंकित करना होगा। ठीक है। अब अनुलेखनीय संभावना क्या चीज है और आंतरिक संभावना क्या है, दोनों में क्या अंतर है? तो अभिज्ञान शाकुंतल का एक उदाहरण लेते हैं। प्रथम अंक में नेपथ्य से उक्ति आ रही है, भो भो तपस्विनः सन्निहितास्तपोवन सत्र रक्षायै भवता। वैखानस ने आवाज लगाई, अरे कणव मुनि के तपस्वी लोग, आप सब एकत्र हो जाइए, सन्निहिता भवता। किसके लिए? तपोवन सत्र रक्षाई, हमारे तपोवन में जो सत्र यानी यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ की रक्षा के लिए सभी तपस्वी एकत्र हो जाए। तो कुछ पांडुलिपियों में ऐसा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी भी पांडुलिपियां मिलती हैं जिसमें ऐसा वाक्य है, भो भो तपस्विनः सन्निहितास्तपोवन सत्व रक्षायै भवत। अरे तपस्वी लोग आप एकत्र हो जाइए, क्योंकि तपोवन के जो पालतू पशु है, मृग इत्यादि, सत्व यानी पशु प्राणी, तपोवन के जो पालतू पशु है उनकी रक्षा के लिए आप सब एकत्र हो जाइए। अब देखिए, कालिदास ने अपने हाथ से सत्व लिखा होगा या सत्र, हमको कोई मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा सा दृष्टि भ्रम होने से सत्व में से सत्र या सत्र में से सत्व बन सकता है। प्रतिलिपि से प्रतिलिपि, एक प्रति से दूसरी, दूसरी से तीसरी प्रतिलिपि बनाते समय किसी अनवधान वाले लिपिकार के हाथ से ये पाठभेद ऐसा है जो अनुलेखन के दौरान एक में से दूसरी प्रतिलिपि बनाते समय खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम इस नाटक में आगे बढ़ते हैं तो अगले वाले वाक्य में, अगले वाले संवाद में ऐसा आता है, प्रत्यासन्न किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यंता। चूंकि मृगया के लिए बाहर निकला राजा दुष्यंत नजदीक में ही है। सुना है कि किल यानी किल ऐतिह्य, हमने सुना है कि मृगया विहारी राजा दुष्यंत यहां कण्वाश्रम के आसपास में आ चुका है। अब तुरंत सावधान जो प्रेक्षक होगा, सावधान जो पाठक होगा, वो समझ जाएगा कि जो दुष्यंत यहां आ रहा है उसका प्रयोजन कहा गया है, वो मृगया विहारी है, यानी आश्रम के पशुओं की रक्षा करनी जरूरी है। वो यज्ञ ध्वंस के लिए आया ही नहीं है, वो कोई राक्षस नहीं है। इसीलिए सत्र रक्षा ये पाठ अनवधान के कारण खड़ा हुआ है, अनुलेखन के दौरान खड़ा हुआ है। इसीलिए इन दोनों पाठों में सार्थक पाठ है, पाठांतर है, मीनिंगफुल वेरिएंट है,
लेकिन एक का कारण यह है कि अनुलेखन के कारण वो पैदा हुआ है 17, और जिसमें आंतरिकी संभावना है, यानी आगे पीछे वाला है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, नाटक का जो प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत के आगमन का प्रयोजन जो कहा जा रहा है, उसके अनुसार तो यहाँ सत्व रक्षा, यही यही पाठ आंतरिक संभावना वाला लगता है, वही कालिदास ने लिखा होगा, तो उसका हम ग्रहण करेंगे। और 17 रक्षाएं ऐसे पाठांतर को हम फुटनोट में ले जाएंगे। उदाहरण जिसका निर्देश मैंने पहले किया था, लब्धम मया नेत्र निर्वापणम। दुष्यंत यज्ञशाला से जब उसको छुट्टी दी जाती है कि आप अब भोजन के लिए, आराम के लिए मुक्त है, प्रातः सवन पूर्ण हो गया है, तो मध्यंदिन समय में, मध्याह्न के समय में वो अपनी प्रियतमा शकुंतला को खोजने के लिए निकलता है। मालिनी नदी के तट की ओर जा रहा है और दूर से शकुंतला को देख लिया। देखते ही सहर्ष उसके मन में से ये अनुभव निकलता है, लब्धम मया नेत्र निर्वापणम, मैंने मेरी आंखों की शीतलता प्राप्त कर ली। निर्वापण यानी शीतलता प्रदान करने वाला लेप, सुरमा जैसे हम आंख में लगाते हैं ना, ऐसे। लेकिन किसी लिपिकार के प्रमाद से पकार निकल गया, तो निर्वापण में से निर्वाण बन गया, लब्धम मया नेत्र निर्वाण। अब देखिए, तो यह अनुलेखन के दौरान हुआ। यह दूसरा उदाहरण केवल अनुलेखनीय संभावना वाला पाठभेद कहा जाएगा। वंश वृक्षादि कहां कहां पर संभव नहीं है। अब हमने वंश वृक्ष बनाना चाहिए ऐसा तो कह दिया, प्रविधि में उसको द्वितीय चरण का कार्य रिसेंशन को हमने बता दिया, लेकिन क्या यह हर मौके पर संभव है? तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि जहां पर यह संभव नहीं है, जैसे कि सम्मिश्रित वाचना वाली कृति, फॉर एग्जाम्पल पंचतंत्र, उसके पाठ संपादन में पांडुलिपियों के वंशवृक्ष को निर्धारित करना प्रायः असंभव है। इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट, इतनी सारी परंपरा परस्पर में मिल गई है कि जैसे हम कलकत्ता के पास पहुंची गंगा जी में से शुद्ध गंगा को अलग नहीं कर सकते। बहुत सारी ड्रेनेजेस का पानी है, बहुत सारे मलमूत्र उसमें विसर्जित हुए हैं, बहुत सारे उसमें फैक्ट्री के जल भी मिल गए हैं, केमिकल्स है उसमें, तो उसमें से शुद्ध गंगा जल निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अर्थात स्वतंत्र प्रवाह वाली कृति के पाठ संपादन में ही पांडुलिपियों के वंश वृक्ष का निर्धारण करना संभवित है। जहां नॉर्थ इंडिया का पाठ स्वतंत्र है और उससे पृथक साउथ इंडिया का पाठ अलग है, उत्तरी वाचना अलग है, दक्षिण वाचना अलग है, वहां पर यह वंश वृक्ष पांडुलिपियों का बनाना संभव है, ऐसा कहना चाहता है। स्वतंत्र प्रवाह वाले, एक ही ग्रंथ का दो प्रवाह अलग अलग है, और जहां पर केवल एकमात्र पांडुलिपि मिलती हो किसी ग्रंथ की, किसी काव्य की, सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट, तो कॉडेक्स यूनिकम, तो वहां पर सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट वाली कृति के संदर्भ में वंश वृक्ष तथा संतुलन पत्रिकाएं बनाना नितांत अशक्य है, अप्रस्तुत है। किसी के साथ मिलान करेंगे, किसी के साथ कंपैरिजन आप करेंगे, दो होगा तब ने, जब एक ही कोई पांडुलिपि मिलती है तो आप उसमें वंश वृक्ष नहीं बना पाएंगे, उसकी आपको संतुलन पत्रिका भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ आगे काम बढ़ने वाला ही नहीं है आपका। So these are the two places where one cannot create any kind of stemma codicum or genealogical tree. अब तृतीय सोपान, पाठालोचन का तृतीय सोपान, जिसको एमेंडेशन ऐसा नाम दिया गया है, जिसका पाठ सुधारना ऐसा अर्थ होता है, यह कार्य कैसे किया जाता है? तो कदाचित एकाधिक पांडुलिपियां होने पर भी वर्णों के अभिज्ञान एवं अर्थघटन के प्रयास के बाद, मान लीजिए किसी पंक्ति को आपने पांडुलिपि में पढ़ लिया,
पकार को पकार के रूप में ही आपने पढ़ लिया, गलती नहीं की। तो वर्णों के अभिज्ञान यानी डिसेफरमेंट ऑफ ए लेटर, प्रत्येक वर्णों को अपने सही ध्वनि और सही अर्थ में समझ लिए है, पढ़ लिए है। इतना करने के बाद इसी स्थान में उपलब्ध हो रहे विविध पाठांतरों में से एक भी पाठांतर की संगति बैठती न हो, तब एमेंडेशन की आवश्यकता रहेगी, पाठ सुधारणा की आवश्यकता रहेगी। तथा किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रमाण न मिलता हो, ऐसा भी कभी होगा, जैसे कि उपलब्ध पाठांतरों में से अर्थ संगति के अनुकूल हो ऐसा नहीं लगता है किसी भी पाठांतर में, या व्याकरण की अपेक्षा जो हो उसको संतुष्ट करने वाला भी कोई पाठांतर नहीं दिखाई पड़ता है आपको, या छंद पूर्ति करने वाला हो सकता है, ऐसा भी कोई पाठांतर आपको नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ही पाठ संपादक को पाठ सुधारणा करनी पड़ती है या पाठ सुधारणा करने की इजाजत मिलती है। ही शुड वेरीफाई कि किसी की मैं संगति बिठा सकता हूं, व्याकरण के अनुकूल क्या कोई है, रसोड़ी के अनुकूल कोई पाठांतर है उनमें से, उपलब्ध में सभी में से। कहीं पर कोई आपको रास्ता नहीं मिलता है, कोई चारा नहीं है, तब जाकर पाठ संपादक को पाठ सुधारण ली है। इसीलिए वी.एस. सुक्तंकर जी ने कहा है कि ये अगतिकतया नास्ति गति ही यस्य, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई वे आउट नहीं मिलता है आपको, तभी आप एमेंडेशन करेंगे, पाठ सुधारणा करेंगे। यानी हो सके वहां तक रिटन डॉक्यूमेंट्स का आदर करना है। अनेक शताब्दियों से जो लिखित परंपरा पांडुलिपियों में प्रवाहित होकर हम तक आई है, उसका ही हमें गौरव करना है, उसको ही हमें चिपक के रहना है। लेकिन फिर भी कब उसको हम छोड़ेंगे? लिखित दस्तावेज को छोड़कर हमारी बुद्धि से कब हम नया पाठ कल्पित करेंगे? अगतिकतया, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को समझने के लिए जो ऑलरेडी एक हमारा महाभारत नाम का आर्ष महाकाव्य 1,00,000 श्लोकों वाला, जिसकी समीक्षित आवृत्ति भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई, उसके आदि पर्व में जहां कुल मिलाकर 8,460 श्लोक है, उनमें से केवल 36 स्थान पर ही 36 ओनली वी.एस. सुक्तंकर जी ने अपनी ओर से नया कल्पित पाठ दाखिल किया है, पाठ सुधारणा की गई है। जो ये पाठ सुधारणा भी आप देखिए 1 या 2 शब्द तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है कि पूरा श्लोक का चरण बदल दिया हो या पूर्वार्ध या उत्तरार्ध बदल दिया हो। 1 या 2 शब्द बदलने से उन्होंने पूरे लिखित जो पांडुलिपियों में मिल रहा पाठ है उसके साथ संगति मिला ली है। 8,000 में से केवल 36 स्थान पर, अन्यथा तो कहीं न कहीं ये दूसरी या दूसरी नहीं तो तीसरी, 35वीं, 50वीं पांडुलिपि में से कुछ रास्ता मिल ही गया उनको। उसी तरह से ओरिएंटल इंस्टीट्यूट इस यूनिवर्सिटी वडोदरा की और जो वाल्मीकि कृत रामायण का समीक्षित पाठ संपादन हुआ, उसमें अयोध्या कांड के 6,080 श्लोकों में से केवल 6 स्थान पर ही पाठ सुधारणा की गई है। ये अल्पसंख्यक पाठ सुधारणा के किस्से को सुनकर आपके मन में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये कार्य अगतिकतया ही करना है। अन्यथा जब सैकड़ों पांडुलिपियां उपलब्ध है तो कहीं न कहीं सच्चा पाठ, अर्थसंगत पाठ, व्याकरण के अनुकूल पाठ या छंदोबंधारण को सुरक्षित रखने वाला कोई पाठ तो मिल ही जाएगा। आपको यानी पाठ संपादक को बीच में इंटरवेंशन करने की, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब कैसे ये पाठ सुधारणा की जाती है उसका एक उदाहरण जो प्रोफेसर वी.एस. सुक्तंकर जी ने दिया है द प्रोलोग टू महाभारत में। निराहारान कृशान दीनान गते आर्तान स्त्राणमिच्छतः उपसृत्य सतान दीनान
दीन रूपोऽभ्यभाषत। निराहारा, जिसने कुछ खाया पिया नहीं है, और खाया पिया नहीं है इसलिए जो क्रुश हो गए हैं, जो स्वभाव से दीन बन गए हैं और गड्ढे में जाकर गिरे हैं, गर्ते ही, तो त्राणम इच्छतः, और अपना परित्राण, हमको बाहर निकालो, गड्ढे से बाहर निकालो, ऐसी आवाज जो दे रहे हैं। उपसृत्य सदान दीनान दीन रूपोऽभ्यभाषत। कोई दयालु व्यक्ति ने उन दीन व्यक्तियों के पास जाकर कहा, ऐसा एक श्लोक है। अब इस श्लोक की विभिन्न पांडुलिपियों को चेक करते 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 वीएस सुखतंकर जी के सामने एक दो नहीं 7 पाठांतर आए, जैसे कि गर्ते तत्राणम, गर्ते तांस्त्राणम, गर्ते स्वत्राणम, गर्ते शूत्राणम, गर्ते स्वशरणम, गर्ते अस्मिंस्त्राणम, गर्ते संत्राणम। लेकिन ठीक नहीं लगा, तत्राणम नहीं बैठता है, तांस्त्राणम नहीं बैठता है, स्वत्राणम नहीं लगता है, स्वशरणम उचित नहीं लगता है, अस्मिन त्राणम नहीं, संत्राणम नहीं, किसी में हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। तो जब इनमें से एक भी ग्राह्य नहीं हो रहा है, तब जाकर वीएस सुखतंकर जी ने, पाठ संपादक ने, गर्ते आर्तान त्राणम या अवग्रह तथा रेफ का सहारा लिया। 2 अवग्रह लगाए और एक रेफ नया जोड़कर, जो ऊपरी भाग में श्वेत वर्णों से लिखा गया, गर्तेर्स्त्राणम इच्छतः, आर्तान ऐसा शब्द निकाला उन्होंने संधि की मदद से। तो इस आर्तान की संगति अब निराहारान कृशान दीनान इस विशेषणों के साथ बैठ जाती है। जो पंक्ति चल रही है अर्थ संगति की दृष्टि से आप देखिए, तो निराहार, क्रूश और दीन के साथ एक बच जाता है आर्त। तो आर्तांश की कल्पना उन्होंने की और 2 अवग्रह और एक रेफ को जोड़कर अर्थांश त्राणम इच्छतः ऐसा द्वितीय चरण बना लिया। तो यह हुआ, और वहां पर उन्होंने एक तारक चिन्ह डाला ताकि समीक्षित आवृत्ति को पढ़ने वाला पाठक ये जान जाए कि पाठ संपादक ने अपनी ओर से पाठ सुधारणा की है, एमिडेशन किया है, उनकी कल्पना का यह पाठ है जिसको एक भी पांडुलिपि का समर्थन नहीं है। तो इस तरह से कुछ विशेष चिन्ह के साथ आपको पाठ सुधारणा प्रस्तुत करनी है। पाठ सुधारणा कब कहाँ की जाएगी? The editor has to conjecture a reading in place of the corrupt one. जहां अशुद्ध पाठ है, अपपाठ है, वहां उसको कोई अनुमान से पाठ की कल्पना करनी है, which should be satisfactory from the viewpoint of meaning, context, grammar, style and prosody. ऐसी इस तरह के पाठ की हमें कल्पना करनी होगी कि जिसमें अर्थ संगति बैठ जाए, पूर्वापर संदर्भ रेफरेंस भी बना रहे, व्याकरण की कोई गलती न हो जाए, शैली के अनुरूप हो, जैसे निराहारान कृशान, ये जो प्रवाह चलता है विशेषणों का बैठने वाला, और छंद के साथ ही जो अनुकूल रहे, अक्षर ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए 2 अवग्रह डाले। तो इस तरह से छंद की भी रक्षा हो जाए, शैली के अनुरूप हो, व्याकरण की रक्षा हो जाए, इस तरह का पाठ उसको पाठ संपादक को कल्पित करना पड़ेगा। Such a correction can be stated to be intrinsically probable. उसी को आंतरिकी संभावना वाला पाठभेद कहते हैं, पाठांतर कहते हैं, सूचित पाठ कहते हैं। This intrinsic probability is related with the author himself. यह जो आंतरिक संभावना पूर्ण कल्पित पाठ आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका संबंध होगा मूल ग्रंथकार के साथ। ये मूलगामी कल्पना होगी आपकी। And it has nothing to do with the scribe. उसका लिपिकारों के साथ कोई संबंध नहीं होगा। ये बात हमारे प्रोफेसर जयंत ठाकर जी ने कही है, उनका ये ग्रंथ है, कहीं से प्राप्त हो जाए तो उसको देखना, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड टेक्स्ट क्रिटिसिज्म। तो इस तरह से वीएस सुखतंकर जी ने एमिडेशन किया है।
जब वाचनाम निर्धारण भी हो गया, जब मूलाधार स्मृति का पाठ कैसे तय होता है वो हमने बता दिया, पाठ सुधारणा कैसी होती है तृतीय चरण पर, यह आपको उदाहरण के माध्यम से बता दिया। अब जाकर आपको समीक्षित पाठ संपादन करना है, तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका प्रारूप, क्रिटिकल एडिशन का स्वरूप कैसा होता है। एक सिस्टमेटिक रूप में वो ग्रंथ होता है, जैसे कि प्राचीनतम या अधिक श्रद्धेय पाठ को समीक्षित पाठ के रूप में प्रतिष्ठापित उसमें किया जाता है। पृष्ठ के ऊपरी भाग में जो ग्राह्य पाठ है, जो प्राचीनतम ओल्डेस्ट टेक्स्ट आपको लगी है, मूलाधार स्मृति का पाठ आपने जो अनुमान से निश्चित किया है या जो अधिक श्रद्धेय है, ऐसे पाठ को समीक्षित पाठ, क्रिटिकली एडिटेड टेक्स्ट के रूप में आप उसको पुनः प्रतिष्ठित करेंगे, उसको पुरस्कृत करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, पहले प्रकाशित करेंगे। और जो अमान्य पाठांतर होंगे उन पाठांतरों को पाद टिप्पणी में रखना होगा, जिसको हम समीक्षणीय सामग्री, हमारे भविष्य के पाठकों के लिए अपनी बुद्धि से उसकी पुनः परीक्षा करने के लिए, उसकी पुनः समीक्षा करने के लिए वो सामग्री भी देखनी है। यद्यपि पाठ संपादक ने उसको अग्राह्य माना है, अस्वीकार्य माना है, लेकिन उसको हमें तिरोहित नहीं करना है। ऐसा हम कहीं गलती न कर बैठे कि उसको प्रकाशित न करें, नहीं। जो श्लोक ऊपर आपने मान्य श्लोक के रूप में ऊपर रखा है, उसके तुरंत नीचे फुटनोट के रूप में आपको अग्राह्य पाठांतर को रखना है। ये क्रिटिकल एपरेटस की एक साइड है। और उस ग्रंथ की प्रस्तावना में, प्रास्ताविक भाग में समीक्षणीय सामग्री के रूप में उपयुक्त पांडुलिपियों का वर्णन आपको करना पड़ेगा कि मैंने फलानी फलानी 20, 25, 50 पांडुलिपियों का विनियोग किया है, उसका नंबर ये है, उसका संग्रह स्थान ये है, वो कौन से फलक पर लिखी गई है, इस लेखन काल क्या है, इत्यादि इत्यादि पांडुलिपि से जुड़ी अति विस्तृत सभी तरह की जानकारी आपको पेश करनी है। हो सके तो उन पांडुलिपियों के प्रथम और अंतिम पृष्ठ का फोटोग्राफ भी वहां पर आपको जोड़ना है। पांडुलिपियों का अनुमानिक वंश वृक्ष उसमें डिस्कस करना है, उसकी चर्चा परामर्श आपको करना है। और आपने जिन संपादन के सिद्धांतों का स्वीकार किया है, जिन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में आपने अपनाए हैं, उनको भी लिखना है कि दिस आर द प्रिंसिपल्स ऑफ माय एडिशन, माय एडिटिंग। और अवशिष्ट कार्य का निर्देश भी आपको करना चाहिए। मैंने अमुक अमुक पांडुलिपि अभी तक मुझे नहीं मिली है, मैं नहीं देख पाया हूं, या मुझे लगता है कि मुझे ऐसा भी कुछ काम करना चाहिए। तो भविष्य के अध्येताओं के लिए क्या अवशिष्ट कार्य है, क्या आपसे छूट गया है। नो मैन इज परफेक्ट। तो भविष्य की गतिविधियों के लिए भी आपको इंगित के रूप में अंगुली निर्देश करते हुए कुछ लिखना चाहिए। और ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट भाग में आप जो अस्वीकार्य लंबे प्रक्षेप होंगे, उन प्रक्षेपों को आप रखेंगे, वर्ड इंडेक्स भी बनाएंगे, जिसके आधार पर कोई भी रेफरेंस, कोई भी शब्द आप ढूंढ सकते हैं। अंत में बिब्लियोग्राफी डालेंगे आप अकारादि क्रम से। भारत देश की बहुत सारी ऐसी प्रतिष्ठित नामांकित बड़े बड़े शहरों में आई हुई यूनिवर्सिटीज के पीएचडी थीसिस में आज भी ऐसे दिखाई पड़ता है। सही ढंग से अकारादि क्रम से हमारे छात्र बिब्लियोग्राफी भी नहीं बनाते हैं, तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में किसी भी रूप में मान्य नहीं है। तो नवोदित छात्र जो हमको सुन रहे हैं, ये बात ध्यान में ले ले कि हमारे पीएचडी थीसिस में बिब्लियोग्राफी सही ढंग से होनी चाहिए, अकारादि क्रम से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ये बात क्रिटिकल एडिशन में भी लागू होती है कि आपने जो जो अवान्तर ग्रंथों का विनियोग किया, उन सबको आप वहां पर प्रस्तुत करें। अब जहां इकलौती पांडुलिपि ही है, यानी सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पर आपने पाठ संपादन किया है, तो वहां पर विविध कोष्ठकों का, ब्रैकेट्स का विनियोग करके अशुद्धियों को शुद्ध करना है आपको, और त्रुटि या लुप्तांशों का पुनर्गठन भी आपको करना है। तो इस तरह से ये पांचों बिंदु आप ध्यान में रखिए, किस तरह से क्रिटिकल एडिशन, क्रिटिकली एडिटेड टेक्स्ट तैयार की जाती है।
उदाहरण के रूप में पाद टिप्पणी में अस्वीकार्य पाठांतरों को कैसे निर्दिष्ट किया जाए, उसका एक नमूना जो आप पहले की उदाहरण दिया है जिस श्लोक का, उसी को लेकर हम बात करते हैं। संतुलन पत्रिका में पूर्व लिखित पाठांतरों का चित्र जो हमने पहले दे रखा है। मान लीजिए कि आपने एक अधिकृत पाठ के रूप में ऊपर एक पाठ निश्चित किया गया, प्राचीनतम पाठ ये है, तो उस श्लोक के 4 चरण को आप ए बी सी डी ऐसा नाम दे देंगे। ए यानी पहले चरण में क्या क्या पाठभेद है, तो एक भी नहीं है। बी में जो एक पाठभेद का स्थान है उसको हमने येलो कलर से आपको दिखाया है। सी यानी तीसरे चरण में विरहे ध्वंसिनः और हिया भोगा एक पाठभेद है। और डी यानी चौथे चरण में इष्टे शब्द पर पाठभेद मिलते हैं। तो उपलब्ध पांडुलिपियों के सांकेतिक नाम D1, S, B1, D2, M यानी मलयालम, B2 बंगाली दूसरी और G माने ग्रंथ लिपि। तो इस तरह से पाठांतरों जो आपने संतुलन पत्रिका में लिखकर तैयार किए हैं उसको क्रिटिकल एडिशन में कैसे बताया जाता है, तो इस तरह से बताया जाता है। एतस्मान् मां कुशलिनम् अभिज्ञानदानात् विदित्वा ABCD कर देंगे आप, और जहां जिस शब्द को आप रखते हैं माँ कौरी ना चकित नयने, तो चकित ऊपर बहस है, वहां पाठभेद है, तो वहां 1 नंबर की फुटनोट डालेंगे और नीचे बताएंगे बी यानी दूसरे चरण में कौन कौन सी पांडुलिपि में क्या क्या है। तो D1, D2 एंड M असित फॉर चकित, ऊपर जो चकित पाठ है उसके लिए असित शब्द कहाँ मिलता है, देवनागरी में और मलयालम में। आगे बढ़ते हैं, विरहे ब्रंशिणः, तो तीसरे चरण में यानी सी, उसमें D1 में क्या है, विरहे ध्वंसिनः फॉर विरहे ब्रंशिनः। विरह ब्रंशिनः जो ऊपर पाठ है उसके लिए इस पांडुलिपि में विरहे ध्वंसिनः मिलता है। D2 में क्या मिलता है, तो विरह ध्वंसिनः फॉर विरहे ब्रंशिनः। इस तरह से आपको प्रत्येक पाद को अलग अलग करते हुए सभी पांडुलिपियों के अस्वीकार्य पाठ भेद को नीचे फुटनोट में दिखाना है। डी में क्या है, D1, D2 और M, उसमें दृष्टे फॉर इष्टे, इष्टे शब्द के स्थान में दृष्टे शब्द मिलता है। तो ऊपर अधिकृत पाठ के रूप में, ग्राह्य पाठ के रूप में इष्टे वस्तु उपचित रसा प्रेम राशि भवंती, तो इष्टे शब्द तो मान्य है, लेकिन उसके स्थान पर दृष्टि कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन सी पांडुलिपि में, ये सारा फुटनोट में आएगा। और श्लोक क्रमांक 49 बता दिया। तो इस तरह से क्रिटिकल एडिशन में प्रत्येक पंक्ति के सभी पाठांतरों को इस साइंटिफिक दृष्टि से प्रदर्शित किए जाना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ ए वेरिएंट आफ्टर ए painstaking thorough study of the variants as well as the nature of the codices, certain principles are formulated। ये परिश्रम उठाकर आपने जो विविध पाठांतरों का अध्ययन किया है और जो कुछ पाठ संपादन के सिद्धांत बनाए हैं, तो ये टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्रिटिकल एडिशन। जो समीक्षित पाठ के रूप में अपने सिद्धांत अपनाए हैं और पाठ को स्वीकारा है उसको क्रिटिकल एडिशन कहते हैं। When editor is confronted with the divergences, the question of accepting a reading and rejecting the other arises। जहां पर दो विभिन्न अर्थ वाले दो विभिन्न पाठभेद मिलते हैं, परस्पर से विरुद्ध दिशा परांगमुख खड़े, कन्फ्रंटेड विथ डाइवर्जेंसीज, तो वहां पर पाठालोचक के लिए, पाठ संपादक के लिए यह प्रश्न खड़ा होता है कि इन दोनों में से कौन सा पाठ का मैं ग्रहण करूं और कौन से पाठ को मैं अग्राह्य घोषित करूं, अस्वीकार्य बना दूं, किसका मैं रिजेक्शन करूं। तो देयर आर सम क्राइटेरिया, सम अप्रोचेस
कोई पाठ संपादक ऐसा कहते हैं कि द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल में बी फॉलोड, जो प्राचीनतम पांडुलिपि में पाठ भेद है उसको मैं ग्रहण करूंगा और परवर्ती काल की जो पाठ पांडुलिपि में पाठ होगा उसको मैं रिजेक्ट करूंगा। ठीक है, ये एक अभिगम हो सकता है। कोई दूसरा पाठ संपादक ऐसा भी सोच सकता है कि द बेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल को मैं फॉलो करूंगा, यानी एकत्र की गई सभी पांडुलिपियों में से मेरी दृष्टि में जो सबसे अच्छी है, सुंदर अक्षरों से लिखी है, जो पूर्ण है, जो सचित्र है, उनके पाठ को मैं प्रमोट करूंगा। तो उसके पाठ को वो ग्रहण करके दूसरे पाठ वेदों को नीचे डालेगा। कोई तीसरा पाठ संपादक का अभिगम ये भी हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल को मैं फॉलो करूंगा। और कोई चौथा पाठ संपादक ये भी बोलेगा कि सिलेक्शन में बी डन इक्लेक्टिकली, मेरी रुचि के अनुसार, मेरी पसंद नापसंद के अनुसार, मेरे पांडित्य के बल पर मैं अमुक पाठ को ग्रहण करूंगा, और सर्टेन अदर प्रिंसिपल्स में बी एडॉप्टेड, या इन चारों को छोड़ देते हैं हम, यानी न हम प्राचीनतम पाठ को मानेंगे, न हम उत्तम पांडुलिपि के पाठ को मानेंगे अधिकृत पाठ के रूप में, न बहुसंख्यक पांडुलिपियों के पाठ को मानेंगे, न हम संदोहन पद्धति से या मधुकर वृत्ति से किसी एक का हम चयन कर लेंगे। कुछ अन्य भी प्रिंसिपल्स, कुछ अन्य सिद्धांत भी हो सकते हैं, जिसको हम अगली स्लाइड में दिखाते हैं। तो ये चारों अभिगम है जिसके आधार पर बहुत लोग चलते भी हैं, लेकिन वो चारों सदोष है, कुछ न कुछ उसमें तर्क दोष है। इसीलिए कुछ नए विचारों की भी आवश्यकता दिखाई पड़ती है। प्रिफर्ड रीडिंग, इसको हम मानेंगे इस पाठांतर को, जब दो परांगमुख परस्पर से विरुद्ध मुख करके खड़े हैं, ऐसे दो पाठ भेदों में से किसका हम चयन करें? नंबर 1, दैट रीडिंग विच शोज आर्केक फॉर्म, जिसमें कठिन या आर्ष रूप दिखाई पड़े, बहुत पुरातन काल की भाषा का एक शब्द प्रयोग है, उस पाठांतर को हमें ग्रहण करना चाहिए। जिसके लिए प्रिफर द हार्डर रीडिंग, ऐसा एक सिद्धांत है। उसी पाठ को आप स्वीकारो, ग्रहण करो कि जो समझने में कठिन हो, वो मूलगामी हो सकता है। यह एक सिद्धांत हुआ। दूसरा, द रीडिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट which did not allowed interpolations, ऐसी पांडुलिपि के पाठ को हम मानेंगे जिसमें कहीं पर हमको प्रक्षेप नहीं मिलता है, यानी शुद्ध पाठ परंपरा जिसकी लगती है संतुलन पत्रिका बनाते के समय, उस पांडुलिपि के पाठ का पाठांतर हम ग्राह्य रखेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है। टेयर इज अर्लियर देन द टेक्सास ऑडिटियर, यानी अलंकृत पाठ की अपेक्षा से, बृहत पाठ की अपेक्षा से, जो सीधा साधा सरल और लघु पाठ है वो मूलगामी पाठ हो सकता है। शॉर्टर वर्जन इज मोर प्रिफरेबल देन द लॉन्गर वर्जन। इस सिद्धांत को मानकर, उसका अनुगमन करते हुए हम दो में से किसी एक पाठांतर को मानेंगे, उसको ग्राह्य रखेंगे। तीसरा सिद्धांत, द मोस्ट plausible reading which is preserved in the oldest manuscript, जो सबसे पुरातन काल में लिखी गई पांडुलिपि है हमारे पास, पेपर मैन्युस्क्रिप्ट की अपेक्षा से, जो शारदा में भुर्जपत्र पर लिखी है, जिसका लेखन काल बहुत पुराना है, ऐसी पांडुलिपि में प्राप्त होने वाला पाठांतर हम मानेंगे। तो ये सिद्धांत है। द रीडिंग हु possesses एन इंटरनल प्रोबेबिलिटी, ऐसा पाठांतर हम मानेंगे, स्वीकार्य रखेंगे, जिसमें आंतरिकी संभावना दिखाई पड़ती हो। द रीडिंग विच इज मोस्ट सुटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट, पूर्वापर प्रसंग में, पूर्वापर संदर्भ में जो पाठ वेद सुसंगत लगता है, उस पाठ को हम मूलगामी पाठ मानकर उसको ग्राह्य रखेंगे। ये पांचवा सिद्धांत हुआ। छठा, if a reading can be improved in more than one way, it should not be changed either way. मान लीजिए कदापि ऐसी भी परिस्थिति आकारित होगी
कि दोनों समान योग्यता वाले पाठभेद मिल जाए आपको, तो आप किसी एक को चेंज नहीं करेंगे। उस समय पर आप ओल्डेस्ट रीडिंग शुड बी मेंटेन, जो प्राचीनतम पाठ हो उसको आप ग्राह्य रखें। या जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आप किसी एक को पसंद करके स्टॉप गैप के रूप में उसके नीचे तरंग रेखा बना के रखिए कि दोनों पाठांतरों में समान योग्यता है, किसी एक को हम चुन लेते। तो इस तरह से भी पाठ ग्रहण किया जा सकता है। इस सिद्धांतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जब किसी ग्रंथ की एक ही पांडुलिपि मिलती हो तो उसका पाठ संपादन कैसे किया जाए? तो विविध कोष्टकों का विनियोग करके पाठ शुद्धि हमें दिखानी है। जैसे कि पाठ सुधारणा करने के लिए सामान्य पहले प्रकार का ब्रैकेट उपयोग में लिया जाता है, उस कोष्टक का विनियोग होगा। जहां पुनरुक्त पाठ का त्याग सूचित करना है कि रिडंडेंट है, पुनरुक्ति दोषग्रस्त कोई अंश है, किसी वर्ण को हटाना है, किसी एक शब्द दो बार लिखा गया, हास्य हास्य रूपेण शंकर, जो उदाहरण हमने बताया था। तो हास्य हास्य रूपेण शंकर में से एक हास्य को हटाना है तो उसको ये दूसरे तरह के कोष्टक में डाल देंगे। कहीं पर कोई वर्ण छूट गया है, अनिर्दिष्ट या अवाच्यांश जो हो, वहां पर कुछ नया जोड़ने के लिए ये तीसरे प्रकार का ब्रैकेट उपयोग में लिया जाता है। और जहां आप पाठ संपादक के रूप में आप स्वयं शंका युक्त है, साशंक है आप कि मैं सुधारना कर रहा हूं, कोई पाठ सूचित कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में पूरी संतुष्टि नहीं, मैं डाउटफुल हूं, तो विथ ए क्वेश्चन मार्क आप पाठ सुधारणा दिखा सकते हैं। विथ ए क्वेश्चन मार्क पहले पाठ सूचित करो, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क डालो कि हो सकता है मैं शंका करता हूं। और कि आप जो लुप्तांश है, खंडित पाठ है, उसको डॉट 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 बिंदु बिंदु करके छोड़ दीजिए, यथावत रखने दीजिए, रहने दीजिए कि ये भाई अमुक अंश पांडुलिपि में मैं नहीं पढ़ सकता हूं या खंडित है, और मैं कल्पना करके उसकी खानापूर्ति भी नहीं कर सकता हूं, उसका रिकंस्ट्रक्शन भी मैं नहीं कर सकता हूं, उसको वैसा ही छोड़ दीजिए आप। जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी पांडुलिपि में उदाहरति क्व सूयेति अत्र सूर्य वश वर्णनम प्रकृतम उडुडुपेन सागतरणम अप्रकृतम अनयो रन्वय उपमाम बिना न भवति, ऐसी पंक्ति है। तो एकलौती पांडुलिपि में जब उसका पाठ संपादन हमें करना है तो पाठ शुद्धि कैसे करेंगे? तो उसका उपचार ये है, सुयेति है तो सूर्येति होना चाहिए। ये पाठ सुधारणा आपने सूचित की। तो अशुद्ध पाठ को बार पहले लिखना है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ऐसा है, अशुद्ध पाठ को पहले लिखो। और पाठ संपादक की ओर से जो सुझाव दिया जाता है कि सुये नहीं होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए, तो उसको आप इस तरह से इस ब्रैकेट में डालेंगे। आगे चलते हैं। अत्र सूर्य वश नहीं, वंश वर्णनम होना चाहिए, अनुस्वार युक्त होना चाहिए। तो पहले बिना अनुस्वार वाला व लिखिए और इस ब्रैकेट में वम लिखिए ताकि पाठक पढ़ सके कि भाई सूर्य वंश वर्णनम ऐसा मुझे लेना है। उसी तरह से आगे चलते हैं। प्रकृतम उडुपे न, एक डू ज्यादा लिख दिया है, पुनरुक्ति दोषग्रस्त है डू, तो उसको हटाने के लिए ये तीसरे तरह का ब्रैकेट उपयोग में लेना है। अब कहीं पर कोई वर्ण छूट गया है, सागर तरणम होना चाहिए, सागर तरणम नहीं होता है, तो र आपकी ओर से आप एक सप्लाई करते हैं, नया जोड़ते हैं। तो नया वर्ण या शब्द जोड़ने के लिए ये चौथे प्रकार का, तीसरे प्रकार का ब्रैकेट उपयोग में लिया जाएगा। और जहां एकाधिक पांडुलिपियां मिलेगी, वहां तो किसी एक प्रति की अशुद्धि एवं त्रुटितांश का समाधान दूसरी या तीसरी पांडुलिपि में से मिल ही जाता है, वहां चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो बता रहा हूं विविध कोष्टकों का विनियोग, वो केवल इकलौती पांडुलिपि के लिए है, उसका संपादन करते समय उसका उपयोग आपको करना पड़ेगा। समीक्षणीय सामग्री का निरूपण, क्रिटिकल एपरेटस किसको कहते हैं? तो समीक्षित पाठ संपादन की भूमिका यानी प्रस्तावना जो आप लिखेंगे, उसमें
जिन पांडुलिपियों का उपयोग किया गया हो उनका पूरा विवरण करना चाहिए, जैसे कि फलक कौन सा है, ताड़पत्र है या बुर्ज पत्र है या कागज वाली मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें कौन सी लिपि है, कितने पृष्ठांक यानी फोलियो कितने हैं, प्राप्ति स्थान, पांडुलिपि आपको किस संग्रहालय से प्राप्त हुई, उसका क्रमांक क्या है, पूर्ण है या अपूर्ण है, वो किस समय संवत्सर में लिखी गई है, इन सब का आपको विस्तार से निरूपण करना है। तथा पांडुलिपियों के फोटोग्राफ भी आपको देना है, पहला और अंतिम पृष्ठ, पुष्पिका में क्या है, ओपनिंग पैसेज कैसा है, और समीक्षित पाठ की प्रतिष्ठापना करने के साथ साथ फुटनोट में, पादटीप में उपलब्ध परंतु अस्वीकार्य माने गए सभी सार्थक पाठांतर उद्धृत किए जाते हैं। पॉइंट है, बोल देता हूं, केवल मैंने यहां लिखा है सभी सार्थक पाठांतर को आपको उद्धृत करना है। कोई प्रश्न ऐसा कर सकता है कि क्या अशुद्धियां नहीं लिखनी है लिपिकार की? कोई कोई पाठ संपादक ऐसे हैं जो लोग लिपिकारों की अशुद्धियां भी फुटनोट में लिखते हैं। लेकिन इस विषय की बहुत विस्तृत चर्चा प्रोफेसर मैक्स मुलर जी ने की है। उन्होंने सबसे पहले जब सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद का पाठ संपादन किया तो उनकी प्रस्तावना में ये सारी चर्चा उन्होंने उठाई है कि यदि मैं लिपिकारों के अज्ञान एवं प्रमाद जनित स्खलन को वेरांट के रूप में उद्धृत करूंगा तो ये ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत भारी बन जाएगा। इसीलिए मैं उसी को ही पाठांतर के रूप में लिखूंगा जो मीनिंगफुल वेरांट हो, उसमें उस शब्द में से कुछ नया अर्थ निकलता हो, उसी शब्द को, उसी पाठांतर को मैं यहां उद्धृत करूंगा। यानी लिपिकारों की अशुद्धियों को लिपिकारों की अशुद्धियों को पाठांतर नहीं मानना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। आप अपनी मति से कोई भी मार्ग पसंद कर सकते हैं, लेकिन सही मार्ग मुझे मैक्स मुलर जी ने जो बताया है वो लगता है कि सार्थक पाठांतर को ही हमें फुटनोट में डालना चाहिए, अशुद्धियों को लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन अशुद्धियों के बारे में जब आप पांडुलिपियों का विवरण करते हो प्रीफेस में, तो वहां पर लिख दीजिए कि फलानी फलानी मैन्युस्क्रिप्ट का लहिया ऐसी ऐसी अशुद्धियां करता है कॉमनली। तो अशुद्ध पाठों के बारे में आपको विवरण करने का एक मौका मिलेगा, वो उसकी प्रस्तावना में होगा। ठीक है। लुप्तांश का पुनर्गठन एवं पुनर्वसन। पांडुलिपि में यदि कोई लुप्तांश है तो उसका पुनर्गठन करना चाहिए। उदाहरण के रूप में नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती टीका के कुछ खंडितांश का पुनर्गठन यानी रिकंस्ट्रक्शन आचार्य विश्वेश्वर जी ने किया है। उन्होंने छठे रसाध्याय जो है नाट्यशास्त्र का, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये सूत्र जहां आता है उस अध्याय के मंगल श्लोक के रूप में अभिनव भारती टीका में एक भी श्लोक नहीं मिलता है। तो आचार्य विश्वेश्वर जी ने वो मंगल श्लोक अपनी ओर से कल्पित करके उसका पुनर्गठन करके लिखा है। तिम जगत कृष्णम रक्षरंतिम रसामृतम चंद्रमूर्तिम प्रभोर्वंदे सरसाम सुमनोहराम। अब उन्होंने क्या तर्क दिया है? तो विश्वेश्वर जी ने कहा है क्योंकि अभिनव गुप्त ने पहले अध्याय में पृथ्वी को नमस्कार किया है, शिव की अष्टमूर्ति है, पृथ्वी रूपा शिव मूर्ति को प्रणाम किया है। दूसरे अध्याय में जल रूपा मूर्ति को प्रणाम किया है। तीसरे अध्याय में तेज, चौथे में वायु, पांचवें में आकाश स्वरूप शिव को पहले नमस्कार किए हैं। तो अब उसकी सीक्वेंस में चले आगे तो छठे अध्याय में रसमूर्ति चंद्रमा रहता है अवशिष्ट। उस चंद्रमा की स्तुति उन्होंने की होगी, लिखी होगी अभिनव गुप्त ने, ऐसी कल्पना करके उन्होंने ये श्लोक बनाया है। जो छठे अध्याय के निरूप्यमान विषय रस विषय चर्चा है, तो रसाध्याय के साथ सुसंगत रहे ऐसी चंद्रमा की मूर्ति को भगवान शिव की मूर्ति मानकर प्रणाम करने वाला मंगल श्लोक उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो ये प्रवृत्ति भी उचित पांडित्य वाले अधिकारी पाठ संपादक के द्वारा होनी चाहिए।
वो करके दिखाते हैं। उसका उत्तम उदाहरण ये आचार्य विश्वेश्वर जी की जो अभिनव भारती साहित्य की आवृत्ति है उसको दिखना चाहिए आपको। उसी तरह से पुनर्गठन के साथ एक पुनर्वसन शब्द मैंने रखा है, रिस्टोरेशन। तो आचार्य हेमचंद्र सूरी ने काव्यानुशासन पर अपनी जो टीका लिखी है, उस टीका में कुछ अभिनव भारती के अंश उद्धृत किए हैं उन्होंने, या उनकी नकल करते हुए कुछ भाग लिखा है, उनके प्रभाव के नीचे लिखा है। तो उद्धृत अंशों के द्वारा खंडित अंश का जो मलयालम लिपि में लिखी हुई अभिनव भारती की 2 पांडुलिपियां मिली है, केवल 2 पांडुलिपि, और दोनों एक दूसरे की डिट्टो कॉपी भी है। जहां एक में खंडित अंश है, दूसरे में भी खंडित अंश वहीं पर है। तो ऐसे खंडितांश का पुनर्वसन यानी रिस्टोरेशन का कार्य ये जो 11वीं शताब्दी में हेमचंद्र ने काव्यानुशासन की वृत्ति में लिखे हैं, उसके आधार पर उसका रिस्टोरेशन हो सकता है, पुनर्वसन हो गया है। ये काम हमारे आचार्य मुंबई के प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी सर ने करके दिखाया है। उनको भी आपको देखना चाहिए कि कैसे रिस्टोरेशन हो सकता है। तो पाठ संपादक के पास ये अपेक्षा है कि वह केवल पांडुलिपियों के अंदर प्राप्त होने वाले पाठ का ही संपादन नहीं करेगा, आवश्यकता पड़ने पर वह रिकंस्ट्रक्शन भी करेगा और रिस्टोरेशन भी करेगा। प्रक्षेपादि का परिशिष्टों में समावेश करना है, ऐसा कहा था। क्रिटिकल एडिशन का जो प्रारूप हम सोच रहे हैं, तो बृहद पाठ परंपरा के प्रक्षेपों का अस्वीकार करते हुए उन सब का परिशिष्टों में समावेश कर देना चाहिए, एवं पाठ्य ग्रंथ के श्लोकों एवं शब्दों की अनुक्रमणिकाएं उनको बनानी चाहिए। ऐसी आवृत्ति को ही समीक्षित पाठ संपादन, क्रिटिकल एडिशन कहते हैं, क्रिटिकली एडिटेड टेक्स्ट कहते हैं। तो समीक्षित आवृत्ति के पाठ को ही अधिकृत पाठ माना जाता है, और शोध प्रबंधों में, पीएचडी थीसिस में ऐसी ही समीक्षित आवृत्ति का उपयोग होना चाहिए। अब किसको हम अनक्रिटिकली एडिटेड टेक्स्ट कहेंगे, अनालोचनात्मक पाठ संपादन किसको कहेंगे? तो जब किसी भी ग्रंथ का पाठ संपादन 1 या 2 पांडुलिपियों के आधार पर ही किया गया हो, यानी अन्य अन्य लिपियों में लिखी गई सारे देश की उपलब्ध पांडुलिपियां एकत्र नहीं की गई है, केवल 1 या 2 के आधार पर काम कर दिया है, तथा पांडुलिपियों के वंशवृक्ष तैयार किए बिना ही काम करते हैं ये लोग, जिसका मतलब ये होगा कि प्राचीन से प्राचीनतर पाठ की विचारणा उसके दिमाग में चलती ही नहीं है, एवं बिना पाठांतरों को दिए ही किसी ग्रंथ को प्रकाशित किया गया हो, तो उसको अनालोचनात्मक पाठ संपादन कहा जाता है। अनक्रिटिकली एडिटेड टेक्स्ट जो निर्णय सागर प्रेस के द्वारा, गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा बहुत सारी किताबें संस्कृत की निकली हैं, लेकिन वो 1 या 2 पांडुलिपियों के आधार पर आरंभिक वर्षों में 100 वर्ष पहले प्रेस शुरू हुई मुंबई में, तो उन्होंने जो एडिशन निकाली है, जिसको आज भी हम, वैसे अच्छी है, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक तो वो है, लेकिन वो अनक्रिटिकली एडिटेड टेक्स्ट है। ऐसी छपी किताब पर विश्वास नहीं किया जाए, और हमारे नवोदित छात्र भविष्य में इन सारे ग्रंथों की दोबारा पांडुलिपियों के आधार पर क्रिटिकल एडिशन बनाए, यही उम्मीद की जाती है। यही हमारी इस पाठालोचन कार्यशाला का प्रयोजन है, उसका हमारा अभिष्ट यही है। अब प्रश्न होगा कि क्या ऐसी अनालोचनात्मक पाठ संपादन वाली किताब छपनी ही नहीं चाहिए? तो उस पर थोड़ा एक क्षण के लिए रुकने की जरूरत है। When uncritically edited texts are welcomed, ऐसी भी आवृत्ति का स्वागत तो करना ही चाहिए। कब? लेकिन उसकी क्या विशेष परिस्थिति हो सकती है? When a scholar is running after some university degree or fame, he may pick up one manuscript which is easily available to him from his nearby area and make it available in a printed form. जब हम कोई पीएचडी उपाधि की लालसा से जल्दबाजी में किसी एक पांडुलिपि के आधार पर कुछ
पाठ संपादित करके छपवा देते हैं, इज नॉट कॉल्ड ए क्रिटिकल एडिशन। उसको हम समीक्षित पाठ संपादन नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ही पांडुलिपि पर काम किया, अन्य उपलब्ध होते हुए भी। इन स्पाइट ऑफ करेक्टिंग द ऑब्वियस स्क्राइबल एरर, भले ही उस एक पांडुलिपि में प्राप्त होने वाली अशुद्धियों को उस छात्र ने शुद्ध की हो, लेकिन फिर भी वो समीक्षित पाठ संपादन नहीं माना जाएगा। However, such additions are not totally valueless. उसका एकदम नितांत रूप में हम अवमूल्यन नहीं कर देते हैं, उसको जीरो मूल्य वाला नहीं घोषित करेंगे। They can well be regarded as neat copies, the text of which does not get corrupted any further. कम से कम उस पांडुलिपि के पाठ की रक्षा करने वाली वो आवृत्ति होगी, ताकि पांडुलिपि संभव है कि नष्ट हो जाएगी, तो पांडुलिपि नष्ट होने पर ये दूसरे प्रकार की एक पांडुलिपि है ऐसा मानकर उसने उस पाठ को एक 50 साल का और आयुष्य दे दिया, ऐसा माना जाएगा। जिस तरह से पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने, जो महामेधावी थे, बहुत कष्ट के साथ उन्होंने बौद्ध साहित्य का संग्रह किया, प्रकाशन किया। तो पंडित राहुल सांकृत्यायन had collected hundreds of Buddhist manuscripts from Himalayan regions and वो तो मंगोलिया तक पहुंचे थे, तिब्बत वगैरह क्रॉस करके मंगोलिया तक जाकर, रशिया की बॉर्डर तक जाके बहुत सारी बौद्ध धर्म की पांडुलिपियां भारत देश में, वाराणसी में वापस ले आए थे। He has collected hundreds of Buddhist manuscripts from Himalayan regions and put them into print. जल्दी जल्दी से वो उन सब सारी पांडुलिपियों का पाठ उन्होंने प्रकाशित कर दिया। He did not have enough time to critically examine them. उन्होंने समीक्षित पाठ नहीं बनाया। He was of the opinion that he is giving new life to the most valuable Buddhist text preserved in the rare manuscript. मैं कम से कम ये जीर्ण शीर्ण और कालग्रस्त होने जा रही पांडुलिपि के पाठ को मैं थोड़ा 50-100 साल का पुनर्जीवन दे रहा हूं। इस मान्यता के साथ उन्होंने जल्दबाजी में उन सब का प्रकाशन कर दिया। ये पांडुलिपि नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो 50-100 कॉपी या 1000 कॉपी में निकाल रहा हूं, उसके आधार पर कम से कम वो कृति का पाठ तो सुरक्षित हो जाएगा। उस पाठ की शुद्धि का काम भविष्य में कोई नया विद्वान आएगा, वो कर देगा। इन दिस केस अनक्रिटिकली एडिटेड टेक्स्ट आर ऑल्सो वेलकम्ड। ये एक ऐतिहासिक बिंदु है जो हमें जानना चाहिए, और ऐसी स्थिति का भी हमें स्वागत करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। तो मेरी बात को पूर्ण करते हुए आज की समापन श्लोक में ऐसे बनाया है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। ये प्रसिद्ध उक्ति है कि जब भी हम कोई कदम उठाकर रखते हैं तो पहले नीचे देख लेना चाहिए, तो कोई कंटक तो नहीं है ने, कोई कील तो नहीं है ने रास्ते में। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से पवित्र किया हुआ स्थान, वहीं पर हमें पांव रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र किया हुआ जल ही हमें पीना चाहिए। उसी तरह से प्रसमीक्ष पांडु ग्रंथान पाठम पुरस्कृत, का समीक्षण करके, क्रिटिकली एग्जामिन करके प्राक पाठ में पुरोगामी, प्राचीनतम और अधिक श्रद्धे मूलगामी, कवि को अभीष्ट हो ऐसे पाठ का हमें पुरस्कार करना चाहिए। प्राक पाठम पुरस्कृत। इसी कामना के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए आज के मेरे व्याख्यान को समाप्त करता हूं। आप सबको नमस्कार, प्रणाम।